हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के साथ में कि आपको आज के डेट में कौन से बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि किस बैंक में आपको ज्यादा चार्जेस देना पड़ता है और किस बैंक में आपको ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। यानी कि हर एक पॉइंट्स को लेकर के हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब देखो भाई, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। इसके अलावा भाई अगर हम ब्रांचेस को लेकर के बात करें, एटीएम मशीन्स को लेकर के बात करें, तो भाई इनके एटीएम और ब्रांचेस लगभग हर एक सिटीज में देखने को मिल ही जाता है। इसके अलावा ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर हैं। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है, तो डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ पर आपका पैसा आप किसी भी बैंक में ओपन करवाते हो तो आपका पैसा 100 और 1% सुरक्षित होता है। दूसरी बात, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो यहाँ पर चाहे तो आप इंडियन बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ, चाहे तो आप इंडियन ओवरसीज बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ। यहाँ पर भाई आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि 10 ईयर से माइनर सेविंग्स अकाउंट ही ओपन होता है। डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते हैं, कुछ भी आप लीगल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एज 18+ है तो यहाँ पर आप पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड मैंडेटरी है। दूसरी बात भाई, इन दोनों ही बैंकों में मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। हालांकि अगर हम मोबाइल बैंकिंग को लेकर के बात करें तो मोबाइल बैंकिंग के मामले में इंडियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस इंडियन ओवरसीज बैंक से कहीं ज्यादा बेहतर है। हालांकि यहाँ पर अगर मैं एक हिसाब से आपको बताऊं तो इंडियन ओवरसीज बैंक थोड़ा सा छोटे लेवल का बैंक है और इंडियन बैंक काफी बड़े लेवल का बैंक है। तो यहाँ पर आपको जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको ज्यादा ब्रांचेस और ज्यादा एटीएम्स वगैरह देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि ये बड़ा बैंक है तो यहाँ पर ये लोग मोबाइल बैंकिंग के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लेकिन इंडियन ओवरसीज बैंक थोड़ा छोटे लेवल का बैंक है तो यहाँ पर आपको इतना अच्छा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता है। हालांकि इनके भी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 4% का रेटिंग है। वैसे इंडियन ओवरसीज बैंक भी काफी अच्छा बैंक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा बैंक नहीं है, लेकिन इंडियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस थोड़ा सा अच्छा है इंडियन ओवरसीज बैंक से। अब अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर इंडियन बैंक में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके तो चलना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो आज के डेट में तो फिर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो आप एक हिसाब से ये समझो कि ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ही है। यहाँ पर आप अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो या फिर ना मेंटेन करो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर हम इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 500 रुपए और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 1000 रुपीज, वहीं पर पेंशनर्स को 250 रुपए यहाँ पर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो फिर इस केस में मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 110 रुपए प्लस जीएसटी और रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 75 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर पेंशनर्स को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 40 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है अगर आप यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर इंडियन बैंक का ये एडवांटेज हो जाता है कि यहाँ पर इंडियन बैंक में आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा इंडियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस भी थोड़ा सा अच्छा है। अब इसके अलावा अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो देखो भाई, इन दोनों ही बैंकों में आपको 25 पैसे प्लस जीएसटी पर एसएमएस अलर्ट के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इंडियन बैंक ने कैपेसिटी लगा करके रखी हुई है। इंडियन बैंक में आपको ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए प्लस जीएसटी मंथली चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन वहीं पर इंडियन ओवरसीज बैंक में बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पर आपको 25 पैसे प्लस जीएसटी पर एसएमएस चार्जेस देना ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक हिसाब से ये समझो कि एसएमएस के ऊपर इंडियन ओवरसीज बैंक ज्यादा चार्जेस कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी डिसएडवांटेज है इंडियन ओवरसीज बैंक का, जबकि यहाँ पर इंडियन बैंक का ये एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको एसएमएस अलर्ट के ऊपर ज्यादा चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इंडियन बैंक आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है यहाँ पर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है, जबकि भाई इंडियन ओवरसीज बैंक में 50 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक का ये एडवांटेज हो गया है कि यहाँ पर आपको चेकबुक काफी हाई देखने को मिल रहा है, जबकि इंडियन बैंक में आपको ओनली 20 पेज का ही चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई इंडियन बैंक में आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो। यहाँ पर आप अप टू 50,000 रुपए तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई कैश डिपॉजिट इंडियन ओवरसीज बैंक में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है और ना ही तो यहाँ पर आपको लिमिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप जितना मर्जी चाहे उतना कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडियन ओवरसीज बैंक का कि यहाँ पर भाई कैश डिपॉजिट के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। हालांकि ये भले ही मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस ले रहे हैं, इसके अलावा एसएमएस अलर्ट के ऊपर कैपेसिटी नहीं लगाई हुई है, लेकिन भाई ये कैश डिपॉजिट के ऊपर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडियन ओवरसीज बैंक का। अब अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें कि यहाँ पर इनके ब्रांच के जरिए आप कितने रुपए निकाल सकते हो, तो देखो भाई इंडियन बैंक के किसी भी ब्रांच से, यानी कि अगर आपका होम ब्रांच है तो यहाँ पर आप जितना मर्जी चाहे उतने पैसे निकालो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर दूसरे ब्रांच से, यानी कि यहाँ पर नॉन होम ब्रांच से आप ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए तक ही विड्रॉवल कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप 6 महीने में 50 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह आप जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हैं, दोनों ही सेविंग्स अकाउंट के ऊपर अनलिमिटेड है। साथ ही साथ यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह पर डे आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा एक दिन में आप 20 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छी बात है। अब बाकी अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर देखो इंडियन बैंक में अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो ना, तो यहाँ पर भाई इशुएंस चार्जेस आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। और इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 25,000 रुपए तक ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। बाकी अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 15 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 6 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई दूसरे बैंक के एटीएम से अगर आप इंडियन बैंक का एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से बैंक बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हो, पैसे वगैरह निकालते हो, तो यहाँ पर आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई अगर हम इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर के बात करें तो भाई इंडियन ओवरसीज बैंक भी यहाँ पर भी आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड देखने को मिलता है और यहाँ पर इशुएंस फीस 150 रुपए प्लस जीएसटी, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 250 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, यानी कि टोटल 295 रुपीज आपका हर साल डेबिट होता है डेबिट कार्ड के ऊपर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंडियन बैंक में आपको 200 रुपए देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर टोटल 236 रुपए हो जाएगा। जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक में आपको 295 रुपए जीएसटी लेकर के देना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक का डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर आपको चार्जेस थोड़ा सा हाई देना पड़ता है इंडियन बैंक के मामले में। बाकी भाई अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो भाई इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम से आप 10 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है।
इसके अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई इनके एटीएम कार्ड से आप 30,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 75,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर भले ही इंडियन ओवरसीज बैंक में आपको डेबिट कार्ड के ऊपर इंडियन बैंक से थोड़ा सा ज्यादा चार्जेस देना पड़ रहा है, लेकिन भाई आपको लिमिट थोड़ा सा हाई देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ एडवांटेज यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक में भी है और कुछ एडवांटेज आपको यहाँ पर इंडियन बैंक में भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर दोनों ही बैंकों में थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अब आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन सा सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई इंडियन बैंक थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा हो जाता है क्योंकि इंडियन बैंक में आपको चार्जेस थोड़ा सा कम देना पड़ता है। इसके अलावा इंडियन बैंक काफी बड़े लेवल का बैंक है, तो यहाँ पर अगर आप किसी सिटी वगैरह में जाते हो तो यहाँ पर इंडियन बैंक का ब्रांच आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात भाई इंडियन बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है वो भी थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन वगैरह करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। वैसे भाई दोनों ही बैंक काफी शानदार बैंक हैं, आप जिस बैंक में चाहे उस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है, तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।